So, yesterday we started with the revision of first chapter in which three topics we completed. That is the characteristics of management, the objectives of management and importance of management. These three topics we completed yesterday. And today we are gonna study the detail about the nature of management. एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर जो आपका है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट का अलग आंसर है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का अलग आंसर है. लेट मी टेल यू वंस अगेन. देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने कल पढ़े थे और वो कितने पढ़े थे? 7 पॉइंट्स. ठीक है, हेडिंग डेली भी है. और आज हम पढ़ रहे हैं ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज ए साइंस, एज ए प्रोफेशन. ये क्या है? ये नेचर ऑफ मैनेजमेंट है. ये डिस्टिंक्शन सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर में है. आने वाले बाकी सारे चैप्टर्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और एनी अदर चैप्टर, सभी चैप्टर्स में नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का सेम आंसर होता है. आई रिपीट, सपोज प्लानिंग के चैप्टर की हम बात करें तो नेचर ऑफ प्लानिंग क्वेश्चन आता है तो भी आपको वही पॉइंट्स लिखने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग आता है तो भी आपको वही पॉइंट्स लिखने होंगे, और अगर फीचर्स ऑफ प्लानिंग आता है तो भी वही पॉइंट्स लिखने होंगे. लेकिन जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट अगर आता है तो हमें डिफाइन करना होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस और प्रोफेशन. And if we get a question that is characteristics of features of management, then we have to present those 7 points that we studied yesterday. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं. We have to compare the characteristics of art with the characteristics of management. We have to compare the characteristics of science with the characteristics of management. We have to compare the characteristics of profession with the characteristics of management. And finally, we have to reach to a final conclusion whether management is an art or a science or is it a profession. Fine. तो शुरू करते हैं. First of all, let us start with the management as an art. The first characteristic of art we do have is that is existence of theoretical knowledge. Art, that is drawing, painting or dance or similar kind of art and cultural activities, the theoretical knowledge is always available. Okay, and similarly in management also the theoretical body of knowledge is available. हम BBA में, MBA में, BMS में क्या पढ़ते हैं? Obviously we study that theoretical knowledge of management which is available. So the first feature of art, is it available in management? Yes. Second is personalized application. तो आप किसी पर्सन को ड्राइंग एंड पेंटिंग सिखा दीजिए, किसी पर्सन को डांस सिखा दीजिए, किसी पर्सन को मार्शल आर्ट्स सिखा दीजिए, ये सब आर्ट के एग्जाम्पल हैं. लेकिन उसके बावजूद भी हर पर्सन को जिसको आपने सिखाया है, क्या उसका परफॉर्मेंस सेम होगा या उनके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ वो अलग परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली हर पर्सन जिसको आपने डांस सिखाया है, एवरी पर्सन विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा. जिसको आपने ड्राइंग सिखाया है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई देर से सीखेगा, बिकॉज देयर नीड्स अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. हर पर्सन अपने हिसाब से उस नॉलेज को अप्लाई करेगा. सिमिलर थिंग हैपन्स इन द मैनेजमेंट ऑल्सो. एक मैनेजमेंट कॉलेज या बिजनेस स्कूल जिसमें एक साल में 500 कैंडिडेट्स पास आउट होकर निकलते हैं, MBA करके निकलते हैं, क्या वो सारे पर्सन सिमिलर थिंकिंग एबिलिटीज के होते हैं, सिमिलर मैनेजरियल कैपेबिलिटीज के होते हैं? नहीं, सबकी अलग अलग मैनेजरियल कैपेबिलिटीज हैं. इसलिए सेम MBA की डिग्री होने के बावजूद भी कोई ऐसे पर्सन होते हैं जिनको 5000 पर मंथ का ही ऑफर हो पाता है सैलरी, और कोई ऐसे होते हैं जिनको 5 लाख पर मंथ का सैलरी ऑफर हो पाता है, और कोई ऐसे भी होते हैं जिनको 10 लाख पर मंथ का सैलरी भी ऑफर हो पाता है. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हम सबने पढ़ा होता है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किस तरह से करना है, इट डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनल एबिलिटीज. तो ये जो सेकंड फीचर ऑफ आर्ट है, ये भी मैनेजमेंट में अवेलेबल है. थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. एक पर्सन ने जिसने आज डांस करना स्टार्ट किया है, आज से 5 साल बाद डेफिनेटली उसके डांसिंग स्टेप्स में कुछ बेटर इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा. द पर्सन हु हैज स्टार्टेड ड्राइंग एंड पेंटिंग टुडे, आफ्टर 5 years you will definitely find improvement in his work, because the art gets improved
बेस्ड ओवर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट आता जाता है। Similar thing happens in the management also. A person who has been appointed as a manager today, after 5 years, definitely his managerial qualities, capabilities, efficiencies, and decision-making powers will increase many fold times more. So all the three characteristics of art is present in management. So from this we can come to a conclusion, that is, yes, management can be called as an art. कह सकते हैं आप, management is an art. और इसीलिए आपको एक डेफिनेशन भी याद आ रही होगी, हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन भी दे रखी है आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी दूसरों से काम करवाना है, लेकिन ये ऐसी कला है, ये ऐसा आर्ट है कि दूसरे पर्सन को बर्डन नहीं लगता है। द पर्सन डज द वर्क विलिंगली बिकॉज इट इज एन आर्ट ऑफ द मैनेजर। सेकंड आते हैं हम मैनेजमेंट एज अ साइंस। जब हम साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करने जाते हैं तो ऑब्वियसली साइंस में भी हमारे पास में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन ईच एंड एवरी डिसिप्लिन ऑफ science we do have a systematic body of knowledge available, and similarly in management also we do have available the systematic body of knowledge. So first feature of management is available in science, or we can say the first feature of science is available in management. तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो है। सेकंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी साइंस के लॉज हैं, वो these are not have been developed overnight but have been based over experimentations और laboratories में experiments कर करके, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो चैप्टर नंबर 2 में आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, क्या वो भी एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड है? ऑब्वियसली यस, दो these are also based over experimentations but a little bit difference is there. What is the difference? That is the sorry, the principles of management are inspired based on experimentation are based on observations. ठीक है, observations on whom? Observations on the employees working in the organization. The principles of management have been developed. The principles of management has also not been developed overnight but have been developed after a long observation over the employees working in the organization. So there is a little bit change in the principles of management and principles of science. Third point is the principles of science have the universal validity. So do the principles of management also have the universal validity? Yes, the principles of management also has the universal validity, but according to the situations, they can be modified also. They can be modified also. So again we can say यूनिवर्सल वैलिडिटी के पॉइंट पे थोड़ा सा चेंज है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस से। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है, मैं उस पॉइंट को लिख देता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना या फिर माइंड में उसको नोट डाउन कर लीजिए। दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में होता है जब भी आप किसी दो केमिकल्स को मिक्स करेंगे तो हमेशा उसका आउटकम फिक्स ही होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, अगर किसी पर्सन को फीवर है और आपने उसको पैरासिटामोल दिया तो उसका फीवर डाउन होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, अगर सिंपल फीवर है तो। लेकिन अगर उसे वायरल फीवर है तो साथ में आपको एंटीबायोटिक भी देना पड़ेगा। अगर उसको मलेरिया हुआ है तो सिंपल पैरासिटामोल उस पर वर्क ही नहीं करेगा। So there is a cause and effect relationship in an absolute form in the science, but if we talk about the management, in management principles also there is a cause and effect relationship, but
the intensity of result, that is the intensity of effect, may vary from organization to organization, from situation to situation, from person to person, because the principles of management are applied over human beings, and the nature of human beings or the behavior, the human beings are different from each other, are distinct in nature. The principles of management are behavioral in nature. That is why the cause and effect relationship is there in the principles of management, but there again, intensity of effect, the degree of result may vary. For example, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो उसका इफेक्ट आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? अगर हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई किया है तो हमें उसका रिजल्ट स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा. सो व्हाट इज द कॉज? डिवीजन ऑफ वर्क. व्हाट इज द इफेक्ट? स्पेशलाइजेशन. लेकिन अगेन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन डिफरेंट भी हो सकता है. हो सकता है कुछ लोगों में ज्यादा स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिले और कुछ लोगों में कम स्पेशलाइजेशन देखने के लिए मिले. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बट द डिग्री ऑफ रिजल्ट मे वेरी. सो what conclusion we can derive for the management as a science? We can say management is not a perfect science. Instead, it's a soft science or social science. ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन मिला मैनेजमेंट एज अ साइंस का. When we talk about management as a profession, we do have certain points, that is in the management, in the profession we have well defined body of knowledge. तो बिल्कुल ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. मैनेजमेंट ऑल्सो हैज द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. अच्छा, प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन मीन्स अ प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर. सर जी बोलिए. सर अंतरिक्ष को ऐड करना. कर दिया ना. So what do you mean by profession? Profession means a profession of a doctor, profession of a lawyer, profession of a chartered accountant. ये प्रोफेशन होते हैं. नाउ वी हैव टू कंपेयर द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. सो डू द मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. जैसा कि डॉक्टर बनने के लिए मुझे एमबीबीएस करना पड़ता है, बुक्स मेडिकल की बुक्स पढ़ के मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, लॉ की बुक्स पढ़ के मैं लॉयर बन सकता हूँ. तो क्या मैनेजर बनने के लिए मेरे पास मैनेजमेंट का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट में? लाइक until unless you don't have the degree of MBBS, can you be a doctor? Until unless you don't have the degree of LLB, can you be a doctor? Can you be a lawyer? Until unless you don't pass the examination of CA, the final examination, and you don't get registered with the ICAI, can you be called as a chartered accountant? No. It means the in the profession entry is restricted through a particular examination. But to become a manager, is there MBA or any other degree compulsory? Is there any restriction on the entry of the manager? Till date there is no such restriction to become a manager. कोई डिग्री स्पेसिफाइड तो नहीं है आज तक तो, लेकिन हाँ, in the future times to come it may be possible that some degree may be made compulsory to become a manager. Professional association. For doctors we do have Medical Council of India. For lawyers we do have Bar Council of India. For CA we do have ICAI. प्रोफेशनल एसोसिएशन है जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है टू बिकम अ डॉक्टर, लॉयर एंड सीए. बट टू बिकम अ मैनेजर, क्या हमारे पास में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एसोसिएशन है जो हमें रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे एज अ मैनेजर? टिल डेट देयर इज नो सच organization, no such association, but in future times to come it may be possible that some association may be developed which provide registration to the managers. Ethical code of conduct, that what
color dress you have to wear is specified for the doctors and lawyers. What kind of you can say monogram you have to use for your profession. The ethical code of conduct means the moral written rules and regulations that have to be followed compulsorily by that particular professional body. तो डॉक्टर्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है, सीएस के लिए है, बट क्या मैनेजर्स के लिए कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? टिल डेट फॉर द मैनेजर्स, बिकॉज नो एसोसिएशन इज देयर, दैट इज द रीजन नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इज ऑल्सो देयर. क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिसाइड करता है? जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, दैट डिसाइड्स द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है. तो अभी तक जब एसोसिएशन नहीं है तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है. फ्यूचर में जैसे ही कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बनने की उम्मीद है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बन जाएंगे. If we talk about that, in the profession, doctors provide services, lawyers provide services, and in return they get professional fees. But the managers are the employees in the organization. Managers do not provide services, but managers are the employees in the organization and they receive salary instead of fees. So for the profession we can say, till date the management is not a perfect profession, but it may become a perfect profession in the future days to come. Or we can say it is a discipline. It's a discipline moving towards becoming a perfect profession. तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट. और डिस्कस किए हमने तीनों पॉइंट्स: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. आई होप आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आया होगा. कोई डाउट अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए.